हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की जो आगामी तिथि आई है वो अक्टूबर में आई है। और आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को धार भी दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अब जा कर के सीरियस हुए हैं। उनके लिए मैंने पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर अब जो तैयारी करना चाहते हैं और उनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है तो वो किस तरीके से अपने सब्जेक्ट के वेटेज को लेकर के चलें और शानदार तरीके से वो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को पास करें। फ्रेंड्स, इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि याद रखिएगा कि जीवन भर आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा श्रम करके कमाने से बढ़िया है कि आज अगर आप 8-9 घंटे पढ़ लेते हो टेबल पे सर झुका के, तो आप देखोगे कि आप बहुत ही शानदार पद को सुशोभित करोगे। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो यह यूपी पीसीएस एग्जाम क्रैक करते हैं या यूपीएससी क्रैक करते हैं वो कहीं आसमान से बन करके आए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। याद रखिएगा, आप ही और हमारे तरह ही बीच के ही स्टूडेंट होते हैं जो बस क्या कर देते हैं कि कुछ चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और वो शानदार तरीके से आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, अपने एग्जाम में सफल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कंसिस्टेंसी। अगर आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंसी से दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत शानदार सफलता आपको मिलेगी। हार्ड वर्क अगर आप थोड़ा बहुत कम भी कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से लगे रहिए। सिलेबस को समझना जरूरी है। ठीक है। उसी लिए मैंने आज आप सभी लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आया है। पहले वीडियो में तो मैंने आप सभी लोगों को एक स्ट्रेटजी बताया था कि किस किस तरीके से किस किस सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको एक एक चीज को ओपन करके बताएंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, यह पॉलिटी और हिस्ट्री से कहां कहां से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से घटना चक्र से और थोड़ा बहुत एडवांस बुक से कवर करके अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं अच्छे से, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं दिखने वाले हैं। 1% एक्सेप्शन हर जगह होता है, वो एक्सेप्शन आप किनारे कर दीजिएगा। बट आपको अधिकतर यहीं पे होंगे प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अपने अनुभव के आधार पे और यूपी पीसीएस के जो 26 वर्षों के पेपर के आधार पे मैं आपको आज ये टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। आप प्लीज इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और शानदार तरीके से आप इसको नोट डाउन करके और इन टॉपिक्स को आप इतनी बार रिवीजन कर जाइएगा, इतनी बार कि आपको ये ना पता चल पाए, अगर आपसे कोई पूछे कितनी बार रिवीजन किया तो आपको याद ही ना हो। मतलब इतना रिवीजन कर जाना है आपको, तब आप जाकर के देखोगे आप बहुत ही शानदार स्थिति में होगे अगर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। और ऐसे ही मैं दो दो सब्जेक्ट का आपको डेली एक एक क्लास दे करके और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। अगर इतना कुछ हम दे रहे हैं तो आपका बस काम है पढ़ना। आंख खोल करके ऐसे टेबल पे सिर झुका करके आपको बस पढ़ना है। याद रखिएगा, अभी एक मेरा स्टूडेंट था, तो उसको मैंने 10th वगैरह में पढ़ाया था, फिर उसने 12th पास किया, उसके बाद से थोड़ी सी तैयारी की, वो एसएससी जीडी क्वालिफाई किया। तो मैंने पूछा कि यार क्या अनुभव रहा जॉब का, तो उसने कहा कि सर वहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है, एसएससी जीडी तो बहुत छोटी पोस्ट है। वहाँ जाने के बाद से ये पछतावा हो रहा था कि काश मैं 8-9 घंटा अपने सर को झुका करके अगर किताबों में दिया होता, जो मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ वही मेहनत मैं किताबों पे किया होता, तो शायद मैं यहाँ जो हमारे अधिकारी कमांडेंट होते हैं वो मैं बन करके आ जाता। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, हर जगह से सीख लेना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक तरीके से शानदार अपॉर्चुनिटी इस बार मिली है। इस बार पोस्ट भी 700-800 के लमसम रहेंगे। और अगर आप शानदार तरीके से तैयारी करते हो, छठी छठाई चीजों को तैयारी कर लेते हो, तो आप शानदार तरीके से देखोगे कि सफल हो जाओगे। तो आज हम फ्रेंड्स इस क्लास में जानेंगे कि क्या पढ़ने से बढ़िया है कि क्या हमें छोड़ना आना चाहिए। आपने अधिकतर टॉपरों को देखा होगा कि वो आपसे कहते हैं कि भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह सिलेबस है आपका ये बहुत ब्रॉड होता है, महासागर की भांति होता है। आपको उसमें क्या करना है, एक नावक की भांति बनना है कि किस तरीके से अपनी नौका को इस पार से उस पार आपको लगाना है। तो आपकी नौका किस तरीके से इस पार से उस पार लगेगी, इसमें हम आपको एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये एक छोटा सा सहयोग आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करा सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा,
अब तक लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये सारी चीजें बताई हैं और वो सफल भी हुए हैं। अगर नहीं भी सफल हुए हैं तो वो इंटरव्यू तक तो पहुंचे ही पहुंचे हैं, याद रखिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखेंगे और इतने टॉपिक्स को आपको अच्छे से रच बस करके एकदम खून में दौड़ा देना है, ब्लड में दौड़ा देना है। जैसे ब्लड आपके पूरे शरीर में दौड़ता है वैसे दौड़ा देना है, ताकि आपसे कोई सोते समय भी पूछे तो आप सपने देख रहे हो, नींद में भी हो, तो आप उस क्वेश्चन का जवाब देने की यथास्थिति में रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यहां से कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको एरिया तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले और अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि आपका जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, आपने देखा होगा कि जो आपका संविधान बना उसके पहले उसके कुछ ढांचा तैयार किए गए थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका संविधान बना तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ब्रिटिशर्स कानून से भी लिया था। अधिकतर आपने देखा होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिससे लगभग 265 उपबंध लिए गए। मतलब समझ रहे हो आप? इसीलिए क्वेश्चन भी एक दो बार आया हुआ है कि भारत का संविधान चोरी का संविधान है, इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो चोरी का संविधान नहीं है फ्रेंड्स, हम किसी के गुणों को ले रहे हैं और गुणों को नहीं ले रहे हैं। इससे हम चोर कहना नहीं कहलाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें दो तरीका है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, मतलब कि जो आपका 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और आपका 1800 जो यहाँ पे 57 की क्रांति से पहले तक के जो भी नियम बनाए गए, विनियमन बनाए गए, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यह कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कहलाएंगे। और ब्रिटिश ताज के दिन शासन पारित अधिनियम क्या कहलाएंगे? जो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो 1858 में एक एक्ट बनाया जाता है। इस 1858 से लेकर के मेरे प्यारे साथियों 1947 के बीच में जो भी कानून बनाए गए, नियम आए, वो सारे के सारे आपके ब्रिटिश ताज के शासन अधिनियम ये सारे पारित किए गए थे। ठीक है, अब इसमें आपको मोटा मोटा कुछ एरिया है जो आपको देख लेना है। जैसे मान लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ये सबसे पहला है, क्योंकि इसी से कंपनी को रेगुलेट किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मनमानी कर रही थी, कंपनी को रेगुलेट करने का काम किया गया। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आपको देख लेना है, जो आपने देखा होगा कि ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया, भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पहलू किए गए, बस यही आपको देख लेना है। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसके बाद से आपको थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो 1833 का चार्टर एक्ट देख सकते हो, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई। फिर आप इसी तरीके से 1909 का मार्ले मिंटो सुधार देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी बातें की गई। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आप देखोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखोगे। जैसे आपने देखा होगा प्रांतों में द्वैध शासन की बात, केंद्र में द्वैध शासन की बात, ये सब आपके इन्हीं दोनों में देखने को मिलेंगे। और फिर मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको देख लेना है। और यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके बस यहाँ पे एक्ट हैं, जो चार्टर हैं, जो आपको देख लेना है। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो विगत 26 वर्षों में मात्र 20 से 25 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि एग्जामिनर यहाँ पे ना आए, क्योंकि एग्जामिनर देखो आपको फंसाना चाहता है। एग्जामिनर कहेगा कि चलो यार बच्चा तो पीवाईक्यू देखा होगा और वो ये समझ करके यहाँ नहीं पढ़ा होगा कि भैया यहाँ से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनके क्या क्या इनमें बातें की गई, बस यही देख करके जाना है। इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ करना है, बहुत डीप यहाँ पे आपको नहीं जाना है, ताकि एग्जामिनर अगर इस बार यहाँ से प्रश्न पूछ ले तो आप लोग ये मत कहो कि भैया हमें तो प्रश्न आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां से जितना मैंने आपको बताया इतने को आपको बस कवर करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि देखते हैं अब कौन सा चैप्टर है जिसपे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखिएगा यहां पे मैं आपको स्टार लगाऊंगा जिस चैप्टर पे, उस पे आपको बहुत फोकस से पढ़ाई करना है। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा
जो आपकी संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आपने देखा होगा कि जो संविधान सभा बनाया गया, कैसे उसमें लोगों को संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया, किस तरीके से उसमें समितियां बनाई गई, कैसे कैसे संविधान को निर्माण किया गया, किस तरीके से जो समितियां थी वो मिलकर के काम कर रही हैं। उसमें इंपॉर्टेंट समितियां जैसे प्रारूप समितियां, संघीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार उपसंख्यक समिति, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कवर कर लेना। देखिए यही यहाँ पे दिया है, स्टार बना लीजिएगा। इन समितियों को अच्छे से आपको क्या कर लेना है, अच्छे से रट जाना है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे संविधान का स्रोत था, ये भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान को कहां कहां से लिया गया। आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा होगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से कुछ चीजों को लिया गया। कुछ देशों के संविधान जैसे अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया। तो ये सारे देशों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये तीन जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा संविधान के भाग, देखिए ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूचियां, जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं, और जो आपके 22 भाग हैं, याद रखिएगा 22 भाग, अब उसकी सब कैटेगरी को जोड़ें तो 25 भाग हो जाते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो ये आपको भाग, अनुसूचियां और जो आपका प्रस्तावना है, ये तीनों आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि भाग से भी आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। आपसे मैच द फॉलोइंग में आयोग पूछ लेता है कि बताइए इस भाग में क्या है, इस भाग में क्या है, आपको मिलान करना होता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 अभी तक हमने टॉपिक बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इतने को अगर आप पढ़ लीजिए, बाकी सबको छोड़ भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम के लायक। ठीक है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपको देख लेना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये बताइए ना 395 अनुच्छेद हैं, 395 को कैसे पढ़ेंगे? तो 395 नहीं पढ़ना है आपको। आपको करना क्या है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के, अनुच्छेद 1 से लेकर के मेरे प्यारे साथी 100 तक तो आपको क्या करना है, रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रटा होना चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 100 के बीच तक के अनुच्छेद रटे होने चाहिए। खास करके 1 से 50 तक तो आपको रटा होना चाहिए। यहां से अधिक क्वेश्चन आते हैं, 50 के बाद कुछ छांट छांट करके आप संसद वगैरह को देख करके 100 तक रट सकते हैं। और इस 100 के बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में जो बातें की गई हैं, जो आपकी राजभाषा है, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को बस आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। और बाकी आप पीवाईक्यू देखते रहो, उस पीवाईक्यू के आधार पे तो आप एनालिसिस कर ही लोगे। ये ध्यान रखना, इतने सारे चीजों को बस अनुच्छेद में करना है आपको। टोटल 395 अनुच्छेदों को नहीं रटना है। एक बच्चा होता है बहुत ज्यादा 395 को रटने का प्रयास करता है, अरे भाई महासागर की भांति सिलेबस है, कितना रटोगे भाई, रट करके जा नहीं पाओगे। आपको रटना है और इसको अच्छे से रिवीजन करना है, समझते हुए चीजों को। ठीक है, अब देखो आप आगे की तरफ। अब देखना आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो आपका यहाँ पे है, वो ध्यान रखना। आगे की तरफ हम देखते हैं क्या है, देख लेना, दूसरी स्लाइड पे है अनुसूचियां। अभी मैंने आपको बताया अनुसूचियों को देख लेना है। आपके जो भी 12 अनुसूचियां हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो 12 अनुसूचियां आपको ना भूलें। ठीक है, जैसे मान लो पहले में संघ और राज्य की बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद से आप देखोगे तो दूसरे अनुसूची में किसकी बात की गई है, आपने देखा होगा वेतन की बात की गई है, तीसरे में शपथ की बात की गई है, चौथे में राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात की गई है, पांचवें में किसकी बात की गई है, तो आपने देखा होगा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विशेष प्रावधान की बात की गई। छठे में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के क्षेत्रों में विशेष प्रबंध की बात की गई है। सातवां क्या है, तो सातवें में आपने देखा होगा संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची की बात की गई है। फिर आठवें में 22 भाषा की बात की गई है। नौवें में आपके भूमि सुधार की बात की गई। 10वें में दल बदल की बात की गई है। 11वें में आपके किसकी बात की गई है, तो आपने देखा होगा नगर निगम की बात की, पंचायत की बात की गई। 12वें में नगर निगम की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको अनुसूची को क्या कर लेना है, रट लेना है और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हल्का सा एक एक अनुसूची में एक बार विस्तार से देख लेना है, हल्का हल्का, और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, आपकी अनुसूचियां कभी नहीं भूलेंगी। अच्छा,
उद्देशिका भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका को भी आपको कर लेना है। उद्देशिका में आप जैसे देखे होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, ठीक ना, धर्म उपासना, इस तरीके से सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा एक बार आयोग ने यहाँ पे पूछ लिया था कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, धर्म, अव्यक्त विश्वास, ठीक ना, याद रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से आपके कितने प्रकार के स्वतंत्रता की, समानता की बात की गई है, ये सारी चीजें आपको लगाना था। तो याद रखिएगा उद्देशिका से इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आप एक भारत के सामान्य नागरिक हैं, तो आपको अपने संविधान को थोड़ा बहुत तो जानना अनिवार्य ही है। आप तैयारी करें चाहे ना करें, ताकि आप एक समाज में अच्छे नागरिक के रूप में देखे जा सकें, ठीक है। शासन प्रणाली की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखना है, ठीक ना। 1 स्टार लगाना, यहाँ पे क्या लगाना, यहाँ पे 1 स्टार। शासन प्रणाली को आप थोड़ा सा देख लेना। राष्ट्रीय प्रतीक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्का फुल्का देख लेना। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय झंडे को कब शामिल किया गया संविधान में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं, नहीं तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का देख लीजिएगा कि आपके झंडे की लंबाई चौड़ाई क्या है, जो तीनों कलर हैं वो किस किस चीज का प्रतीक है, चक्र में कितनी तीलियां हैं, आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, पेड़ कौन सा है, ये आपको हल्का सा देख लेना है। फिर इसी तरीके से संघ एवं राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो आपके समय समय अंतराल पर राज्य बने, जैसे आपने देखा होगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य गठित कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन एक बार आपको हल्का सा देख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। और लास्ट के आपको जो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो बिहार, ये अलग अलग हुए हैं, इनके बारे में हल्का सा देख लेना है। गोवा को देख लेना है, ठीक है। इसी तरीके से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को देख लेना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर दिखेगा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आंध्र प्रदेश को तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं आपको देखना है। नहीं भी देखना चाहो तो आप निग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो इस टॉपिक पे। नागरिकता मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अगर यूपीएससी का पेपर होता तो यूपीएससी में क्या होता कि नागरिकता आपको मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता पढ़ना। लेकिन यहाँ पे यूपीपीसीएस का पेपर है, तो नागरिकता में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। आपको या तो सिर्फ पूछ लेगा कि किस भाग में है, तो आप कहना भाग 2 में है, भाग तो आप पढ़ ही चुके हो। आपसे पूछेगा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में, तो आप कहिएगा कि भैया 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात की गई है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको नागरिकता में जाना, बाकी पूरा एकदम निगलेक्ट कर देना है, छोड़ देना है। आपको नागरिकता इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा, मूल अधिकार की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस पे लगाइएगा 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार की रेटिंग दीजिएगा। मूल अधिकार को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि आपको यहां से लगभग 270 के करीब में क्वेश्चन पिछले 26 वर्षों में पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिस एग्जाम में मूल अधिकार से एक क्वेश्चन जीएस में न पूछा गया हो। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको आपको 5 स्टार की कैटेगरी में रखना है। किस पे रखना है, 5 स्टार। अधिकतर आप देखेंगे तो मूल अधिकार अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के और यहां तक, कहां तक, 35 तक है, ठीक ना। अब आप यहां पे कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप गलत बता रहे हैं, मतलब 14 से 32 तक मूल अधिकार की बात है, लेकिन इधर 12-13, उधर क्या है 33, 34, 35, ये मूल अधिकारों से संबंधित है, तो इसलिए मैंने टोटल बोल दिया। और बाकी राज्य के निर्देशक तत्व तो देखोगे तो 35 से लेकर के 51 तक है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 50 तक आपको क्या कर देना है, रट जाना है, रट जाना है मेरे प्यारे साथियों। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को अनुच्छेद में मिलेंगे। यही कुछ क्राइटेरिया होता है जो आप छांट करके अगर पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और आप कम से कम पढ़ाई में बस एक अच्छा रिवीजन करके आप शानदार स्थिति में अपने आप को पा जाएंगे। मूल कर्तव्य देखिएगा, 11 मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में है। अब देखिए, एक बार यूपीपीसीएस आयोग ने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। अब इसमें अधिकतर 99.99 बच्चों ने गलत किया था। याद रखिएगा, उन्होंने लिख दिया था कि क्या था, 10 थे। अरे मेरे भाई, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। इसको तो भैया हम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े बाद में, ठीक ना, 1976 में जोड़े थे हम इसको। तो स्वाभाविक सी बात है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य था नहीं। और मूल कर्तव्य पूछा था आपके आयोग ने कि मूल संविधान में कितने थे, 10 कर दिया गया था, जबकि 0 थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एलिब्रेट करके कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके माइंड को रीड करके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पढ़ाई को करना है। थोड़ा सा सतर्कता तो जरूरी है, एकदम ये भी नहीं कि
बस पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़े जा रहे हो कुछ पता नहीं, ठीक ना। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक अप्रोच अगर आप अपनाते हो, तो आप देखोगे कि बहुत शानदार स्थिति में आप रहोगे एग्जाम में। तो आपको यहाँ क्या करना है, 11 मूल कर्तव्य बैठ के रटना नहीं है, आपको 11 मूल कर्तव्य को अच्छे से कहानी टाइप में पढ़ लेना है, क्या क्या बात की गई है। उसके जैसे ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्नलिखित बताइए कौन कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है, तो उसमें आप जब उसको 2-3 बार 4 बार पढ़े रहोगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा अपने धरोहर की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, प्राचीन स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बच्चे को माता पिता को बच्चों को शिक्षा की अनुमति देनी चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य क्यों जुड़ेगा, यह हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि यह इतना करे ही करे, ठीक ना, इस पे कोई कानून नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से आप मूल कर्तव्य को देख सकते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति के पूरे आर्टिकल्स आपको तैयार होने चाहिए। राष्ट्रपति के किस तरीके से निर्वाचन होता है, किस तरीके से महाभियोग प्रक्रिया होती है, अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो कि निर्दलीय हुए, इस तरीके से कौन राष्ट्रपति एक से अधिक काल तक रहा, किसकी एक तरीके से पद के दौरान मृत्यु हो गई, किसने इस्तीफा दे दिया, इन सारे चीजों को आपको राष्ट्रपति में कवर कर लेना है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, दिमाग लगाना, जैसे मान लो आपने अभी देखा अनुसूचियां, और अनुसूची आपने 3 देखा कि शपथ की बात करता है। अब एक बात बताओ कि जब शपथ की बात करता है तो आपसे एक बार क्वेश्चन एलिमिनेट करके पूछ लिया गया था कि बताओ राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 60 में है। बाकी सबके शपथ की बात अनुसूची 3 में की गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के शपथ की बात अनुच्छेद 60 में की गई है। और यहाँ पे भी बहुत लोग क्वेश्चन गलत किए थे। तो आसान क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। इतना तो आपको जागरूकता से पढ़ना ही चाहिए कि अनुसूची आप रटे हुए हो फिर भी आप एक क्वेश्चन गलत कर दो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं, कुछ और भी है। उपराष्ट्रपति को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख सकते हो, वर्तमान में कौन है, कौन नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और आपको पता ही है कि राज्यसभा के यह उपसभापति होते हैं। और थोड़ा सा इनका देखना हो तो देख लीजिएगा, तो ये अगर आप राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पढ़े होंगे तो आप उसी से कर लेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति के महाभियोग में लोग होते हैं शामिल, वही लोग यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। मंत्रिपरिषद आप देख सकते हैं किस तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन होता है, अभी देखना आपने हाल ही में चुनाव हुआ, किस तरीके से मंत्रिपरिषद बनी है, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 74, 75, 76, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। और किस तरीके से आपको देखना है कि भैया प्रधानमंत्री का गठन होता है, कैसे अन्य मंत्रियों को बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है, हल्का फुल्का यहाँ से आपको देख लेना है। तो स्टार इस पे भी आप लगा सकते हैं। महान्यायवादी महाधिवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाएंगे, हल्का हल्का देख लीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके महान्यायवादी होते हैं और महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी क्या होता है, केंद्र सरकार का वकील कहलाता है, यह संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। उसी तरीके से राज्य सरकार का जो वकील होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है। तो 21 आर्टिकल में है, जैसे महान्यायवादी 76 में, महाधिवक्ता 165 में, ये आपको हल्का हल्का देख लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। अच्छा, वरीयता अनुक्रम, वरीयता अनुक्रम मतलब कि जैसे अधिकतर ये आप देखेंगे तो बीपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, आयोग नहीं पूछता है, आपका यूपी पीसीएस आयोग यहाँ से क्वेश्चन नहीं करता है, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन करता है। तो याद रखिएगा, इसको एकदम छोड़ देना है, काट दीजिएगा कि भैया प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये वरीयता क्रम लगाइए। तो ये वरीयता क्रम की कौन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन सा पद है, ये आपको एकदम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना है, छोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। संसद, संसद बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, मूल अधिकार तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं, मूल अधिकार के बाद से वो क्या करते हैं कि मूल अधिकार से बाद से वो चीजों को छोड़ देते हैं, उसके बाद से वो चीजों को ना पढ़ते हैं ना रिवाइज करते हैं। संसद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका लोकसभा राज्यसभा है, कैसे बना, किस तरीके से बनता है, कितनी सीटें हैं, किस तरीके से यहाँ पे बिलों को पेश किया जाता है, पास किया जाता है, इनसे संबंधित आर्टिकल ये आपको देख लेने हैं। और जो आपके याद रखिएगा 5 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक ना, 5 स्टार। और यहाँ पे जो संसद के संबंधित संचालन समितियां बनती हैं, जो भी आपके यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, ये आपको देख लेना है। इतने से आपका आराम से क्या हो जाएगा, पॉलिटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आगे की तरफ अगर आपको देखना है तो हल्का सा राज्यों में आपको राज्यपाल देख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, ठीक ना, कि किस तरीके से वो रीट को लागू कराता है मूल अधिकार के। सर्वोच्च न्यायालय, फिर आपका जो उच्च न्यायालय है, उससे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। फिर आपके राज्यों में जिस तरीके से आपने केंद्र
के मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात की, उसी तरीके से राज्य के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को देख लेना है। अगर विधान परिषद को भी देखना है थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे गठन किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध हल्का सा देख लीजिएगा। वित्त आयोग देख लीजिएगा, वित्त आयोग में आर्टिकल 280 की बात करता है, वहां से आप जाकर के चीजों को समझ सकते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगाइएगा। किस तरीके से कई बार मेंस में क्वेश्चन बना, योजना आयोग जो आपका 1 जनवरी 2015 को बंद हो गया था, वहां उसी के आधार पे उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्यों किया गया, क्या रीजन था? जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं पहले आया करती थी, क्यों उसको बंद किया गया, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लीजिएगा। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, क्योंकि समय समय पर क्या होता है, भारत के राज्यों के लिए काम करती रहती है और अच्छे अच्छे काम करती है। ठीक है, ये इतना आपको देख लेना। चुनाव आयोग तो आप देखेंगे, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये हल्का फुल्का आपको देख लेना है इतना। और कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपको देख लेना है, और इतना अगर आपने देख लिया तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो अधिकतर आपने देखा कोई क्या नहीं पढ़ना है उसको मैंने नहीं बताया, बाकी जितना पढ़ना है उतने को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इतना अगर आपने पॉलिटी में कर लिया तो आप देखेंगे कि आप बहुत शानदार स्थिति में होंगे, आप बहुत ही शानदार तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। बशर्ते इस बात पे कि अभी तक मैंने जितना टॉपिक बताया, ये टॉपिक को आपको ऐसा कवर करना है कि कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको यहाँ पे शांत नहीं बैठना है। ये नहीं कि आप दिमाग चकरा करे भैया कहाँ से पूछ लिया, आसान क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन उसको हर डायमेंशन से आपको एग्जामिनर बन करके तोड़ तोड़ करके अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये आप कब कर पाओगे, जब आप घटना चक्र का पीवाईक्यू भी साथ साथ देखते चलोगे, तब आप इसको तैयार कर पाओगे। जैसे अभी मैंने मौलिक कर्तव्य वाले क्वेश्चन नहीं बताया कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, क्या टफ है? क्या बहुत टफ नहीं है, लेकिन यहाँ सतर्कता की जरूरत है। यहाँ पे आपके थोड़ा सा दिमाग की जागरूकता की बात है, अगर थोड़ा सा जागरूक रहोगे शानदार तरीके से कर ले जाओगे। इससे ज्यादा पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, इतने टॉपिक्स को कवर करके उसी के शॉर्ट नोट्स हल्का सा 1-2 लाइन का बना करके और अच्छे से उसको बस बार 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 रिवीजन करना है। क्योंकि याद रखना, जितना रिवीजन करोगे वही आपके एग्जाम में आपके दिमाग में आपके साथ जाएगा। ठीक है ना? बाकी धीरे धीरे कैसे एग्जाम हॉल का प्रेशर कम करें, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन हाँ इतना पढ़ना होता है, उसको इतनी बार रिवाइज करना होता है, ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आपके इतिहास में। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको जो यहाँ पे प्राचीन इतिहास है, जो आपको यहाँ पे प्राचीन इतिहास है और जो मध्यकालीन है, जो आपका यहाँ पे प्राचीन और जो मध्यकालीन इतिहास है, इसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को आपको देख लेना है। प्राचीन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा बहुत कि किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी, ये देख लेना है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल हल्का सा देख लेना है। उसी तरीके से मध्यकाल में आपको सल्तनत काल देख लेना है। जो सल्तनत काल में आपके 5 वंश थे उनको देख लीजिए, मुगल काल को देख लीजिए, उनके स्थापत्य कला चित्रकारी को देख लीजिए। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे कि जो आपके हिस्ट्री में 18 से 20 प्रश्न होते हैं, उसमें से टोटल अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 प्रश्न इन 2 एरिया से आते हैं। ये आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो यूपी पीसीएस आयोग हिस्ट्री के क्वेश्चन करता है ना, अगर एक कोई मान लीजिए ऐसा विद्यार्थी है जो पीएचडी भी किया हो हिस्ट्री से, सोचिए बहुत डीप अध्ययन किया हो, पीएचडी भी किया हो, फिर भी वो अगर 18 से 20 प्रश्न आयोग पूछ रहा है हिस्ट्री का, तो वो मैं शर्त लगा लेता हूं कि वो 20 में 20 कर नहीं पाएगा। वो 18-19 तक पहुंच जाएगा, लेकिन एक प्रश्न तो गलत कर ही देगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर आप इसको चाहें तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मेन मेन टॉपिक्स को पढ़ के लूसेंट से कवर कर सकते हैं, और उसके बाद से आपको क्या करना है, फुल्ली फोकस कर देना है मॉडर्न पे। और मॉडर्न पे कहाँ करना है ये आप जान लीजिए, और इसको आप अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। जैसे देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का एक क्रम पूछ लिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है सबसे पहले कोठी कौन कहाँ लगाया। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब याद रखिएगा। बंगाल उस समय बहुत ही एक तरीके से इनके लिए बहुत चहेता क्षेत्र था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। आपको यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे आपके लिए स्टार बना लीजिएगा, जो एक ही जगह आपके पूरे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय बनाए गए। आपने पढ़ा होगा ना कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, फिर आपने पढ़ा होगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर इसी तरीके से भारत का पहला वायसराय कौन होगा, तो कैनिंग होगा। तो ये इन लोगों ने क्या क्या काम किए इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देख लेना है। जैसे आपने रॉबर्ट क्लाइव को देख लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे कैनिंग को देख लेना है, हेस्टिंग को देख लेना है, कार्नवालिस को देख लेना है, डलहौजी को देख लेना है। ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ इतने आपको बस देख लेने हैं। ठीक है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने कुछ अच्छे स्पेसिफिक काम किए थे यहाँ पे अपने
आप को प्रभुत्व संपन्न स्थापित करने के लिए। कैनिंग ने किस तरीके से काम किया, फिर माउंटबेटन कैसे हुआ, फिर लॉर्ड मेयो जो कि आप देखे होंगे प्रथम जनगणना उसके काल में आई, रिपन, लिटन, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको गवर्नर जनरल यहाँ से देख लेने हैं। और वो आप एक जगह अगर चाहेंगे तो लूसेंट में भी आपको दिया गया, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी घटना चक्र में तो है, इतना ही सफिशियंट है। उनके इंपॉर्टेंट काम्स को आपको क्या कर लेना है, एक नोट बना करके हल्का हल्का या उसी किताब में हाईलाइट करके, अगर समय नहीं है तो आपको बस बार बार रिवीजन करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, आप इसको नहीं भी देखेंगे तो प्रीलिम्स में काम चल जाएगा, ये मेंस का पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति को आपको काफी अच्छे से यूपी पीसीएस के लिए इस बार कर लेना है, ध्यान रखिएगा। अन्य जन आंदोलनों में थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कूका आंदोलन, बिरसा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोहों को बस आपको देखना है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे आंदोलन को नहीं देखना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे घटना चक्र को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। प्रेस विकास, जो आपके प्रेस अधिनियम आए कि प्रेस के कौन कौन से विकास किए गए, कौन कौन से समाचार पत्र जारी किए गए, ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाती है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे ये आपके क्या बोलते हैं, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत देखने को नहीं मिला अभी तक, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो आपका कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसको एकदम आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी उसके पहले कुछ क्षेत्रीय लेवल पे कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं चल रही थी। तो इसमें इंडिया एसोसिएशन बस एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए संस्था थी, सुरेंद्र बनर्जी वाली, यही बस आप देख सकते हैं। बाकी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे अधिवेशन में मेरे प्यारे साथी याद रखिएगा, इसमें भी आप छांट सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट काम किया गया अधिवेशन में, वही अधिवेशन आपको देखना है। और उसी अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम, कितने लोग शामिल हुए, क्या इसमें कुछ खास किया गया, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। अच्छा, खास करके याद रखिएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और 1939 का आपका जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इस त्रिपुरी को आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे विवाद था। कि अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे 1938 में क्या होता है कि हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ है, यह गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहां पे अधिवेशन होना था, और उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए। तब उस समय क्या होता था, निर्वाचन नहीं होता था, तो गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस बन गए। अब जब सुभाष चंद्र बोस बन गए इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष, तो गांधी जी ने सोचा कि भाई सुभाष चंद्र बोस तो चलो ठीक है, मेरे ही तरीके से काम करेगा जैसा मैंने सोचा है। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस का जब पहला भाषण गांधी जी 1938 में सुनते हैं, तो कहते हैं अरे भैया ये तो वामपंथी है, ये तो वामपंथ से ग्रथित है, हम तो चाह रहे हैं भैया अहिंसा की बात कर रहे हैं, और ये तो हिंसा की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे इनका मन खेद हो जाता है, और फिर जब 1939 का चुनाव होता है, तो इस त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यहाँ पे ये सोचते हैं गांधी जी कि अब सुभाष चंद्र बोस को हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मेरे ढर्रे वर्रे पे काम नहीं कर रहा है, अब मैं यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। अब क्या होता है, इस 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, तो यहीं पे गांधी जी क्या कहते हैं, एक बात कहते हैं कि पट्टैया सीतारामैया की हार मेरी हार है। अब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत मानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस फिर यहाँ क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के चले जाएंगे, और फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। और याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन से, तो अध्यक्षता किसने किया, तो आप कहिएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो आपके संविधान सभा के पहले क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे, याद रखिएगा, यही करेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेना है। फिर इसी तरीके से 1907 का सूरत अधिवेशन, उसमें क्या होता है, कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाता है। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें आपके नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग आकर के शामिल हो जाते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा बहुत इनको देख लेना है। फिर असहयोग आंदोलन वाला देख लेना है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, लूसेंट से जो भी आपके यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसको आपको देख लेना है। बाकी कैसे स्थापना हुआ, कौन कौन इस समय अध्यक्ष थे, क्या थे, कौन उस समय भारत का प्रधान, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ये आपको देख लेना है।
तो ये सारी चीजें देखिए, कांग्रेस में गरम दल नरम दल जब 1907 का आप देखेंगे वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक ना। ये जो HRA, फिर इस तरीके से मुजफ्फरपुर बम कांड, जो आपने देखा था ना कि भारत में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जैसे आपने नहीं देखा होगा काकोरी कांड हुआ, AHS हिंदुस्तान सोशलिस्ट एच आर ए के जो सदस्य मिलकर के किए थे, जिसमें आपने देखा था बहुत 2-3 लोगों को फांसी भी हुई थी, फरार भी हो गए थे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। फिर बाद में जाकर के वो फिरोज कोटला में क्या करते हैं, HSRA की स्थापना करते हैं। ये आपको थोड़ा सा देख लेना है हल्का हल्का, ठीक है ना, क्योंकि याद रखिएगा काकोरी कांड भी कई बार पूछ लिया है कि कौन सी ट्रेन थी, तो लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी। इस तरीके से आपको देख लेना है। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जैसे आपने देखा होगा गदर आंदोलन हुए, ठीक ना, और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, तो गदर आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अब देखिए यहाँ के बाद से अब बंगाल विभाजन, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से कर्जन ने बंगाल का विभाजन करना चाहा और क्यों किया, और फिर इसके आधार पे किस तरीके से 1907 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, क्या उसमें कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए, कौन कौन सी बातें की गई, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा देख लेना है। फिर यहीं पे थोड़ा सा यहाँ देख दिया है कि कांग्रेस बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन, देखिए यहाँ पे कुछ अधिवेशन को मैंने इंपॉर्टेंट श्रेणी में लिख भी दिया है, ध्यान रखिएगा, ये आपको देख लेना है। क्योंकि देखिएगा बनारस, कलकत्ता और सूरत, सूरत में ही तो नरम दल और गरम दल में यह विभाजित हुआ था, ठीक है। फिर 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके जो 2 अधिवेशन हुए उनके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बस यहाँ से देख लेना है। मार्ले मिंटो सुधार, तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही 1909 वाला बता दिया है, 1909, जिसमें आपको जैसे इस तरीके से जानना है कि मार्ले कौन थे, तो उस समय भारत सचिव थे मिंटो, भारत के वायसराय थे, ठीक ना। तो यह मार्ले मिंटो जो सुधार है, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना, इसमें क्या कुछ खास बातें की गई थी, ठीक है। उसी तरीके से दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे बंगाल विभाजन होता है और बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाता है, तो फिर दिल्ली दरबार लगता है। उसी दिल्ली दरबार में महारानी जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आती हैं, और वो आकर के यहीं से क्या कर देती हैं कि 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगी, और आपका जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली है उसको बदलने के लिए बात की जाएगी। ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 का, देखिए यहाँ पे सब एक एक चीजें हमने अलग अलग कर दिया है, ये आपको देख लेना है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल आपस में मिलते हैं। यहीं पे आपको राजकुमार शुक्ला बिहार वाले मिल जाते हैं, जो गांधी जी को चंपारण जाने की बात करते हैं, ठीक ना। होम रूल लीग आंदोलन वही वाला जो 1916 में आपने देखा होगा कि अप्रैल 1916 में शुरू किए, कौन, तिलक शुरू करते हैं, और सितंबर में एनी बेसेंट करती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहला कौन सा आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, फिर कैसे कैसे वहाँ पे क्या आंदोलन किए, कितने वर्षों तक रहे, 24 वर्षों तक रहे, कब गांधी भारत आए, ये हल्का फुल्का यहाँ से देख लेना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे की तरफ देखेंगे तो किसान आंदोलन, किसान सभा, किसान आंदोलन सहजानंद, याद रखिएगा जो किए थे, और फिर आपने देखा था बाबा रामदास, यही बस 2 इंपॉर्टेंट है, यही इतना ही आपको इस किसान आंदोलन में देखना है। जो बाबा रामदास, आपने देखा होगा कि जो यूपी के प्रतापगढ़ में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिसमें नाई धोबी बंद, ये जो आपने देखा होगा ना कि इस तरीके की कुछ बात की जाती है, यही बस आपको यहाँ देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है। बाकी ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल, अगर आप इसको चाहें तो हल्का सा देख करके इसकी एक लाइन और बाकी छोड़ सकते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा क्रोनोलॉजी, अब यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, तो क्रोनोलॉजी आपको किस आधार पर तैयार होगा कि कौन सा घटना पहले हुआ, ये इस तरीके से जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी आप बता सकते हैं। तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट होता है, जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून बोला जाता है, और इसी की जस्ट बाद जलियांवाला बाग क्यों होता है, क्योंकि डॉक्टर सफदुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके आधार पे लोग क्या करते हैं कि जलियांवाले बाग नाम की जगह पे पार्क में इकट्ठा होते हैं, वहीं पे जनरल ओ डायर क्या कर देता है, गोली चलवा करके निहत्थे हत्या करवा देता है, याद रखिएगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को आपने देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ से क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है, इस क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा खिलाफत आंदोलन, इसको लोग क्या करते हैं, 1919 में हुआ था। अगर आपसे देखिए 1919 में 3 महत्वपूर्ण हुए, सबसे पहले रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग, फिर खिलाफत हुआ, याद रखिएगा क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी है, कई बार पूछा है, रॉलेट एक्ट सबसे पहले, फिर जलियांवाला बाग, फिर खिलाफत हुआ। अब खिलाफत क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि याद रखिएगा यही खिलाफत एक प्रमुख
नींव देता है गांधी जी को असहयोग भारत में शुरू करने का। क्यों? क्योंकि इसी खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि मुस्लिमों का जो तुर्क का खलीफा का पद था, उसको मुस्लिम अपना सर्वश्रेष्ठ खलीफा का पद मानते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे कभी क्लास लेने का मौका मिलेगा तो और डीप हम लोग शानदार तरीके से कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब तुर्क के खलीफा के पद को ब्रिटिशर्स हटा रहे थे तो मुस्लिम भारत में रिझ रहे थे, और गांधी जी का एक ही कहना था कि एक कलम है, इस कलम को अगर हम तोड़े टूट जाएगा, लेकिन ये गट्ठर रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो गांधी जी चाहते थे हम जब सबको एक साथ ले तब हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब क्या हुआ कि जब यह तुर्क के खलीफा के पद को ब्रिटिशर्स हटा रहे थे तो भारत के जो मुसलमान हैं वहाँ तुर्क के जो हैं और भी अन्य जगहों के सब आंदोलन करने लगे। अब गांधी जी को मिल गया मौका, गांधी जी यही सपोर्ट कर लेंगे, और जब सपोर्ट कर देंगे तो मुस्लिम खुश। अब जब गांधी जी सपोर्ट कर देंगे इसमें तो जिन्ना कई बार कहेंगे भी मुस्लिमों से कि अरे गांधी जी तुमको बस क्या कर रहे हैं, मस्का लगा रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी सहयोग करते हैं और तुर्क के खलीफा के पद को फिर से पुनः स्थापित करवाते हैं। और उसी के बाद से आप देखेंगे कि एक अखिल भारतीय लेवल पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत करते हैं गांधी जी। क्यों? ताकि यहाँ से मुस्लिमों का सहयोग के तो मुस्लिम भी अब गांधी जी के फेवर में आ गए। मुस्लिम हिंदू सारे लोग मिलकर के अखिल भारतीय स्तर पे क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की 1 अगस्त 1920 को शुरुआत करते हैं। यहीं पे याद रखिएगा, शुरुआत तो कर देते हैं, बहुत सफल भी रहता है, लेकिन 4 अगस्त है या अक्टूबर है, मैं भी ध्यान नहीं आ रहा है, 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, याद रखिएगा। और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, और इसीलिए गांधी जी क्या कर देते हैं, इस असहयोग को स्थगित कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्रोनोलॉजी तैयार कर लेना, ताकि आपसे एग्जामिनर 4-5 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी से पूछता है। क्रोनोलॉजी आए तो आप ऐसे क्रोनोलॉजी तैयार किए रहोगे तो जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप वहां पे कर ले जाओगे। फिर स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। देखो कोई चीज क्यों आई इसको भी समझने की जरूरत है। जैसे देखो असहयोग जब यहाँ फेल हो गया तो अब पूरे भारत में सन्नाटा फैल गया। अब यहाँ पे 1922 में चित्तरंजन दास गया का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के, तो वो आए और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए कि भैया असहयोग बंद हुआ तो कुछ ना कुछ तो चलने रहना चाहिए, ताकि लगातार जब हम आंदोलन करेंगे तभी तो ब्रिटिश हमें स्वराज की प्राप्ति कराएंगे या स्वतंत्रता देंगे, ठीक ना। फिर इसी तरीके से साइमन कमीशन आपने देखा था जो समीक्षा करने के लिए 1927 में आया। यही साइमन कमीशन से इस बार क्वेश्चन भी बना था आरओ एआरओ में, जो अभी री एग्जाम जो सॉरी एग्जाम जो आपका कैंसिल हो गया, उसमें पूछा भी था कि साइमन कमीशन कई बार भारत आया था। तो याद रखिएगा, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, साइमन कमीशन से क्वेश्चन आया था, जितने लोग दिए होंगे वो लोग जान रहे होंगे। तो साइमन कमीशन 1927 आपको देख लेना है, इसी में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इसी में पास होता है, इसी में पूर्ण स्वराज की बात करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। देखिए अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी, देखो मैं पढ़ा हूं तभी तो आपको सारी चीजें एक टॉपिक हेडिंग बाय हेडिंग ही बताते जा रहा हूं, तो इस तरीके से आपको चीजें तैयार होनी चाहिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के जो टॉपिक है मॉडर्न में, मैंने क्या कहा था आपको उसी दिन, 1905 से लेकर के 1947 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं ये सब आपको कवर करना है, इसमें एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपने देखा था 1930 में गांधी जी दांडी मार्च, जो नमक कानून तोड़ेंगे, फिर सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। गांधी इरविन समझौता होगा 1931 में, ये भी आपको देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी उठा के 3-4 बातें क्रोनोलॉजी दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि कौन सबसे पहले था, कौन सबसे बाद में था, कौन बीच में था, ठीक है ना। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट जितने हैं ये बीच बीच में आते जा रहे हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। कई बार देखिए जो चीजें मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, क्यों हुए, क्योंकि आपने देखा था कि ये गोलमेज, इसका नाम क्यों था कि ये गोलमेज पे होता था ताकि सभी लोग सामने सामने देख सके। कांग्रेस ने किस में भाग लिया, ये द्वितीय में, क्यों, क्या कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, इसी के बाद गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे किससे, भीमराव अम्बेडकर से पृथक निर्वाचक पद्धति, जो अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की बात को लेकर के यहाँ पे यह विफल रहता है। कौन ऐसे थे जो तीनों में गए, तो भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी किस जहाज से गए थे, राजपूताना जहाज से। इस तरीके से आपको चीजों को क्लियर करते चलना है। फिर आप देखेंगे कि जब गांधी जी का यहाँ पे विवाद हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर से, फिर यही आकर के बाद में पूना पैक्ट होगा, जिसको आप सांप्रदायिक पंचायत कहेंगे, जहां पे दलितों के लिए अलग पृथक बात की जाएगी, ठीक ना। तो ये आपको इतना सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेना है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कांग्रेस का त्रिपुरी, हरिपुरा हुआ, हरिपुरा के बाद त्रिपुरी में क्यों संकट पड़ा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए, क्यों दिए अभी मैंने पीछे आपको कहानी बताया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है मेरे प्यारे साथियों। फिर आप देखो देसी रियासतें थोड़ा बहुत देख सकते हो, जैसे देसी रियासतों के लिए एक बटलर कमेटी गठित की गई थी, जो कि क्या करेगी, ब्रिटिशर्स और देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधार करेगी। तो ये आपको हल्का सा देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। द्वितीय
विश्व युद्ध जो आपका 1939 से 45 तक चला, इसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि यही द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी बातें की गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तो हमें फंसा ही दिया, हम लोग सहयोग भी कर दिए, लेकिन उसका परिणाम हमें उन्होंने आज़ादी नहीं दी। लेकिन यही द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरीके से हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, यहीं से इनको ब्रिटिशर्स को हम किस तरीके से हमारे प्रमुख नेता विवश करने लगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। घटना चक्र अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। पाकिस्तान की मांग क्यों हुई, कब क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके विनोबा भावे शुरू किए थे सबसे पहले, ये आप एक बार इनका नाम देख सकते हैं, कई बार इनका नाम पूछा गया है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, याद रखिएगा, ये वही क्रिप्स मिशन है जो आपके संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन ये विफल हो गया, वापस चला गया। फिर आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, वो आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पिछले बार वाले में मतलब कि 2023-22 वाले में एक क्वेश्चन आया था यहाँ से कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी, तो इस तरीके से आपको यहाँ से एक क्वेश्चन भी अगर मिल रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस के और बोस और उनका आजाद हिंद फौज आईएनए, ये आपको देख लेना है थोड़ा सा। कैबिनेट मिशन योजना किस तरीके से आई और किस तरीके से आकर के ये यहाँ पे आपके क्या की, किस तरीके से आके संविधान का निर्माण कराई, ये आपको देख लेना है। बाकी आपको जो आपके पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके लेखक, ये आपको देख लेना है। बाकी तो आप पॉलिटी में पढ़े ही पढ़े हो, तो ये इतनी सारी चीजें आपको मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। हिस्ट्री में देखना है, हिस्ट्री में एक मोटा मोटा आपको याद रखना है 1905 से लेकर 1947 के बीच के सारे घटनाक्रम को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, बंगाल विभाजन से लेकर के भारत के स्वतंत्रता तक। उसके पहले आपको मैंने बताया था, इस 1905 के पहले में बस आपको आधुनिक में यूरोपीय कंपनियां कौन कौन किस तरीके से आई, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कर्नाटक के तीनों वार देख लेना है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, वांडीवास, इस तरीके से जो आपकी लड़ाइयाँ थी, ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। यहीं से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन हिस्ट्री में नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो लास्ट में पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके लेखक हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। और इसी में लास्ट में एक विविध चैप्टर होगा आपके घटना चक्र में, वो विविध को पूरा अच्छे से रट जाइएगा, लगभग उसमें भी 300 के करीब में क्वेश्चन है। इतना अगर आप कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा पॉलिटी और हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बशर्ते इसको इस हालत पे आपको कर लेना है कि कहीं से भी पूछे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप ना बता पाओ, आप बता ले जाओ। और याद रखना, आसान प्रश्न ही अगर आपके जिस दिन गलत होना सही गलत होने मतलब सही होना शुरू हो जाए, आप उस दिन सिलेक्शन के करीब में हो। क्योंकि अधिकतर याद रखना, टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, आसान याद रखना सबके लिए आसान होता है। एग्जाम के प्रेशर को, एग्जाम हॉल के प्रेशर को अच्छे से आपको क्या करना है, कैसे कम कर पाओगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे तभी आप कॉन्फिडेंस में जा पाओगे। और सरल प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस आयोग ने ही 18 या 19 में पूछ लिया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ बिछाई गई, इसको 99% लोगों ने गलत किया था। ये कितना आसान क्वेश्चन था कि बंबई से ठाणे के बीच में, कौन, 1853 में डलहौजी ने बिछवाया था, ठीक ना। तो यह कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन सब रटे हैं, लेकिन गलत कर दिए। यही क्वेश्चन अगर एक आप सही कर देते तो हो सकता है आप किसी अलग औरों से आपको वेटेज मिल जाता, आपका प्रीलिम्स हो जाता। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने पॉलिटी और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को देखा, और इसी तरीके से कल मैं आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का बता दूंगा, फिर एक दिन साइंस का बता दूंगा। और इस तरीके से अगर आपके पास सारे अब महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके पास हो जाएंगे, तो आपको बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। इतना एकदम झोंक दो अपने आप को यार, आपको झोंक दो, 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ो, कुछ मत करो, 2 महीना 3 महीना किसी से मिलो ही मत। उसके बाद एसडीएम बन के नीली बत्ती से मिलना, तब जाओगे, भौकाल भी रहेगा, रुतबा भी रहेगा, पैसा भी रहेगा जेब में। अभी सोचते हो ना कि यार चिली पनीर खाना है, क्या करे, पैसा नहीं है, ये खाना नहीं है, उस समय सब कुछ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ वीडियो को आप लोग प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, आगे की तरफ शेयर करिएगा, ताकि जो भी बिगिनर बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे तैयारी में आना चाहते हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।